अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस सिंध एमडी कैट के रिकंडक्ट टेस्ट हुआ है 2024 का। उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे आज। तो जितने क्वेश्चंस अभी हैं हमारे पास उनको हम यहाँ पर उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और उनके आंसर कीज को डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं ये टाइप ए पेपर के हैं, तो उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस नजर आएंगे। ठीक है जी। तो पहला सवाल हमारे पास है इस जो है पेपर का। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ इथाइलिन। अब इथाइलिन की अगर हम बात करें तो इथाइलिन आपके पास दूसरा नाम होता है इथीन का। ठीक है, इथीन आपके पास क्या होता है C2H4, जो कि आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख दिया। आप कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ इथीन या इथाइलिन। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको रिलेशन पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, और बेटा आपको गिवन क्या है, मास, मास ऑफ C2H4 सॉरी। तो C2H4 का मास आपको गिवन है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मोल्स और स्टैंडर्ड मास लिखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि इसके 1 मोल में इसका मास कितना होगा। अगर मैं यहाँ पर C2H4 का निकालूं तो C2H4 का मास यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 कार्बन्स हैं तो 24 मास हो जाएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन्स हैं तो आपके पास इसका मास हो जाएगा 4। तो टोटल मिलाएंगे तो 28 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल में इथीन के 28 ग्राम आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि इसके 2.8 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला यूनिटरी मेथड यूज करेंगे बेटा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। अगर हम x फाइंड आउट करेंगे यानी कि कितने मोल्स हैं 2.8 में, तो 2.8 डिवाइडेड बाय 28 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 हैज बीन डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। कह रहे हैं आपने क्या किया, H2SO4 को डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर। तो जब हम H2SO4 को डिसॉल्व करते हैं बेटा वाटर में, तो आपको पता है और कंप्लीटली आयनाइजेशन दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 हाइड्रोजन के आयंस 2H पॉजिटिव और SO4-2 एक आयन देगा। ठीक है, H2SO4 की कंप्लीट आयनाइजेशन कुछ इस तरह से आती है। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इट विल यील्ड। आप सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास 9.8 ग्राम कितने H पॉजिटिव आयंस आपको दे रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इक्वेशन में ये देखना होगा कि H2SO4 के कितना मास कितने आयंस दे रहा है H पॉजिटिव के। तो अगर हम यहाँ देखें कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल्स दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ रिलेशन लगाते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। अब किस तरह से सॉल्व होगा, यहाँ पर हमें रिलेशन लगाना है H2SO4 और H पॉजिटिव का। तो अगर हम देखें कि इसका रिलेशन क्या आ रहा है, 1 मोल, इसके कितने मोल्स दे रहा है, 2 मोल्स दे रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमें H2SO4 का मास गिवन है तो हम H2SO4 का पहले 1 मोल का मास लिख लेंगे। और बेटा हमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस निकालने हैं, तो यहाँ पर हम H पॉजिटिव के नंबर ऑफ पॉजिटिव जो है आयंस लिख लेंगे। तो 1 मोल का H2SO4 का मास अगर हम काउंट करें तो H2SO4 आपके पास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर 32 होता है और 4 ऑक्सीजन कितने होते हैं आपके पास, 64। इन सबको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98। तो यहाँ पर इसका 98 ग्राम इसके 2 मोल्स दे रहा है, लेकिन मोल्स की जगह हमने यहाँ पर मास इसलिए लिखा क्योंकि इसका मास गिवन था। अब यहाँ पर 2 मोल्स का मतलब है यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस लिखने हैं। तो बेटा 1 मोल में आपके पास होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 2 मोल्स में आपके पास कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, 98 ग्राम आपके पास इतने नंबर ऑफ आयंस दे रहा है H पॉजिटिव।
तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए 9.8 ग्राम कितने देगा। ठीक है जी। तो सिंपली आपने क्या करना है, रिलेशन वही जो भी पिछले क्वेश्चंस में लगाया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम x का रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई बाई 98 इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6.02 एक्सपोनेंट 23। फिर अगर हम x फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 98 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9.8 इंटू 2 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 98। तो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा, तो हम ये देख सकते हैं कि 9.8 से कैंसिलेशन हो रही है, वन ज़ा और ये टेन ज़ा। ठीक है। फिर इस तरह से टू वन ज़ा और टू फाइव ज़ा कैंसिलेशन हो रही है। फिर 6.02 एक्सपोनेंट 23 को आप डिवाइड करवाएंगे अगर 5 से, तो बेटा यहाँ पर आपके पास अंडरस्टूड है कि डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि डी ऑप्शन सिर्फ 6.02 है, और 23 वाला ऑप्शन आपके पास एक ही आ रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये विदाउट कैलकुलेटर सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच के आ रहा है 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइड बाय 5। तो बेटा ये वाला ऑप्शन तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय 5 हो रहा है। ठीक है। और बी और सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंट में इसके 24 है और यहाँ पर एक्सपोनेंट में 23 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही बचता है, कौन सा, ऑप्शन ए, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन कैल्विन स्केल इज, कैल्विन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपने आपने बताना है। बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम बात करें, सब बच्चों को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेटा हमें कैल्विन स्केल में जाना है, तो डिग्री से कैल्विन स्केल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू में 273 ऐड करना होता है। तो बेटा 100 में जब हम 273 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर सिंपली क्या आएगा, 100 प्लस 273। तो कैल्विन स्केल में कितना आंसर आ जाएगा, 373 कैल्विन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 AMU किसके बराबर होता है। मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो नहीं हो सकता बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 24 किलोग्राम, या 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 28 जो है आपके पास ग्राम्स में दिया हुआ है। तो 1 AMU किसके बराबर होगा, सिंपली आपके पास देखो 1 AMU जो मास होता है असल में वो मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। आपको पता है हाइड्रोजन का जो मास होता है वन एटम का, वो 1 AMU होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए, तो ऑप्शन इसका आंसर सही है। बाकी कैलकुलेशन आप इसकी रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू असल में क्या आती है, 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम आता है, और -24 में ग्राम में आता है। अगर यहाँ पर ग्राम्स होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर 27 नहीं है, किलोग्राम में 27 होती है। किलोग्राम में अगर बात करें तो बेटा एक्सपोनेंट -27 होता है, ग्राम में वैल्यू सिमिलर रहती है, ग्राम में एक्सपोनेंट -24 होता है। ये वैल्यूज आप याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट दिया हुआ है, वन एटम हाइड्रोजन के बराबर होता है 1 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज। आपको कह रहे हैं कि अगर हम सिंपली, ये डेफिनेशन आपके कोर्स में है बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर, कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं विदाउट कोलिजन। यानी कि अगर आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है, जब तक ये इससे कोलाइड नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रेट पाथ में मूव करता रहेगा। मान लें ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये उस वक्त तक स्ट्रेट जाता रहेगा जब तक ये वॉल से ना कोलाइड कर जाए। तो बेटा ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है आपके पास वो किसकी है, मीन फ्री पाथ की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द गैस लॉ इन विच द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। कह रहे हैं कौन सा गैस लॉ है जिसमें प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं। बेटा वो गैस लॉ आपके पास कौन सा है, बॉयज लॉ में तो अगर देखें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो इसमें तो हम प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखते। चार्ल्स लॉ एक ऐसा है जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। चार्ल्स लॉ आपके पास क्या होता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है बेटा, लेकिन इसमें प्रेशर आपके पास क्या रहता है, प्रेशर एंड मास को हम कांस्टेंट रखते हैं, उनको चेंज नहीं करते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें कांस्टेंट नहीं था। ग्राम्स लॉ में भी हम जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो इसमें ये प्रेशर चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग डेंसिटी और मासेस, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर 14.7 psi इज इक्वल टू। बेटा 14.7 psi असल में किसके बराबर होता है, 1 atm के बराबर होता है। 1 टॉर्न नहीं होता। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज आपको रिमाइंड करवा दूं कि 1 atm असल में 14.7 psi यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज दी हुई हैं उसमें भी मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। टॉर में 760 टॉर होता है, ठीक है। इसके अलावा यानी कि 14.7 इन सब के बराबर होगा जो नीचे लिखता जा रहा हूँ। पास्कल जो दिया हुआ है बेटा 101,325 पास्कल भी होता है, और उसी में न्यूटन पर मीटर आपके पास न्यूटन मीटर दिया हुआ है, वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। सेम वैल्यू आपके पास इसमें होती है, तो ये सारी वैल्यूज इक्वल होती हैं। आपके पास इसमें सिर्फ सही आंसर कौन सा है, 1 atm। The question is the magnetic quantum number of 4f orbital would be। 4f ऑर्बिटल के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास होता है प्लस माइनस एल यानी एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 4f दिया हुआ है, तो एल खुद बराबर होता है बेटा n-1 के, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ से पता चलता है, अब ये 4f आपको दिया हुआ है, तो ये जो ये होता है ये आपके पास n की वैल्यू होती है, ठीक है। तो n की वैल्यू की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है, ठीक है। तो l कितना होगा आपके पास, 3 हो जाएगा, n-1 करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो 3 के लिए m अगर निकालेंगे, m हो जाएगा +-3। तो बेटा +-3 का मतलब है, आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि m आपके पास होगा -3, ठीक है। जितना प्लस में है उतना ही माइनस में लिखेंगे, और बीच में जीरो लगा देते हैं। जितना प्लस माइनस दोनों चीज़ आपके पास, -1 फिर जीरो, फिर आपके पास आ जाएगा +1 +2 और +3, जैसे ग्राफ्स में वैल्यू होती हैं। तो 7 वैल्यूज आती हैं आपके पास, तो ये m की वैल्यू यहाँ पर इसकी करेक्ट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की m की वैल्यू निकालनी थी हमें 4f ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह आगे जाकर आपके पास जितने क्वेश्चंस आते रहेंगे उसकी भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। फिलहाल अभी तक यहीं तक काम रखते हैं। इसमें अगर कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उसका भी आपको जवाब दिया जा सके। और बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे इंशाल्लाह उसकी भी आपको वीडियो यहाँ पर मिलती जाएगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।